Professor Biswas, Shukla ji, Dr. Nandi, and all the assembled audience here. यहाँ पे खड़े रहने का एक ये फ़ायदा है कि शक्लें दिखती हैं और ये भी पता चल जाता है कि कौन स्वेच्छा से यहाँ आया है और कौन नहीं। तो ये जो मेरे बारे में एक लंबी फहरिस्त सुनाई, तो हम कुछ दिन अनूपपुर में रहे, शहडोल में। वहाँ पे सर्कस आता था, तो सर्कस के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड होता था कि दिल्ली का शेर आया है, और अंदर गए तो वो अनूपपुर की जो बिल्ली है वो वहाँ बैठी हुई पाई जाती थी। तो एक तरह से ये प्रचार का माध्यम है कि दिल्ली से शेर आया है। आप लोग इसलिए इतना सीरियस मत दिखिए, इतना सीरियस मामला है नहीं। मामला ये है कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर की हालत क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, उसको हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, इतना सा ही है। अभी हम आ रहे थे दिल्ली से, तो एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों का कहना है जो कम बोलता है वो अक्लमंद है। तो अब कई लोगों के चेहरे पे बड़ी राहत की सांस नज़र आ रही है कि ये कम बोलेंगे। मैं सावधान कर दूं कि मैं कम बोलने वाला नहीं, लेकिन समय का बंटवारा होना चाहिए, आधा आप बोलें आधा मैं बोलूं, कुछ वार्तालाप हो, ये ना हो कि विशेषज्ञ का भाषण हो। तो आपकी अनुमति से मैं शुरुआत करता हूं। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी में है, तो जो लोग मेरी सरल हिंदी को नहीं समझ पाते हैं वो उसको ज़रूर पढ़ लें, अगर दिख रहा हो पीछे तो, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं तो बोल ही रहा हूँ। ये एक आइजैक न्यूटन ने कहा था बहुत साल पहले कि अगर मैं दूर का देख पा रहा हूँ तो उसकी वजह है कि मेरे पहले जो लोग आए थे उनके कंधों का सहारा मिला है कि नहीं। तो हम लोग आज से लगभग 50 साल पहले, ये शहडोल ज़िला है, आप लोगों ने सुना होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में। वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा था, अब तो कस्बा नहीं रहा, अनूपपुर। तो हमारी एक छोटी सी टोली वहाँ गई थी भटकते हुए, और हम इसलिए वहाँ पहुँचे थे क्योंकि हमारे दो सवाल थे। एक सवाल था कि विकास किसको कहते हैं। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को ये सवाल कभी प्रताड़ित करता है कि नहीं कि विकास क्या है। शुक्ला जी ने जो 2 कविताएं सुनाई उसमें उस सवाल की झलक है। और दूसरा सवाल था कि उस्तादों द्वारा नियोजित शहर, उसका नक्शा तो देखने को मिलता है, लोगों द्वारा काल्पनिक शहर, उसका कहीं कोई नक्शा है क्या, लोग क्या चाहते हैं। तो ये 2 सवाल लेके हम उस वक्त गए थे 50 साल पहले। आज भी वो दो सवाल जिंदा हैं। शायद अभी तक उसका जवाब हमें भी पूरी तरह से नहीं मिला है, इसलिए मैं उसको थोड़ा आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और उस यात्रा में मध्य प्रदेश के कई बड़ी विशेषज्ञ रहे हैं, विशेष व्यक्ति रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा मैं बयान कर देता हूँ। वहाँ पे 7 तस्वीरें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल ये 7 हस्तियाँ थीं, लेकिन और भी थे जिनकी कहानियों से, वाचन से हम लोग प्रभावित हुए। पहले तो है मामा बालेश्वर दयाल, आपने उनका नाम सुना होगा। दूसरे हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, और तीसरे हैं हरिशंकर परसाई जो व्यंगकार थे। आखिर में ऊपरी श्रेणी में यमुना प्रसाद शास्त्री जो नेत्रविहीन थे
लेकिन बहुत बड़े ट्रेड यूनियन के नेता रहे मध्य प्रदेश में। फिर नीचे हबीब तनवीर, और उसके बीच में शंकर गुहा नियोगी, शायद बहुत कम लोगों ने उनकी फ़ोटो देखी होगी, और महेश बुच। और इन सब की वजह से हम लोगों को और दूर देखने का एक रास्ता मिला। इसमें महेश बुच साहब का जो हमने थोड़ा सीखा है, उसको यहाँ मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। 3 उदाहरण हैं। पहला वाला है कि उन्होंने जो 1974-75 में भोपाल का मास्टर प्लान उसको बनवाया था, खुद तो नहीं बनाया था, बनवाया था, और उसी का उन्होंने विश्लेषण करीब 15 साल बाद किया था, जो उन्होंने खुद बनाया था। और उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि शहर फैलता है, जिस ज़मीन के ऊपर शहर फैलता है, जहाँ पे शहरीकरण होता है, वो ज़मीन पहले कुछ थी, खेती की रही होगी, जंगल का रहा होगा, जानवरों का रहा होगा, बंजर रही होगी। कभी उस ज़मीन की कीमत आंकी गई क्या? और अगर नहीं आंकी गई तो उन्होंने समझाया था कि खेती की ज़मीन बार बार उत्पादन देती है, शहर की ज़मीन नहीं देती। एक बार बन गई तो बन गई, तो आप दोनों की तुलना कैसे करोगे? महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं श्रेय देता हूं कि उन्होंने ये बात कही थी, उससे हमने सीखा। दूसरा जो है वो उनके लगभग 30-35 साल का जो सरकारी अनुभव रहा, उसमें उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पंक्ति लिखी है। वो है कि सरकारी अफसर को बड़ा घमंड होता है कि मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी जानकारी कहाँ से आई, और वो वहाँ से आई कि उसको मौका मिला कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। उन्होंने जो समझा, उस समझ को परिवर्तित करके मैं घमंडी अफसर बन गया। तो इस घमंड को जब तक अफसर नहीं भूलेगा, तब तक वो अपने सीख को भी अमल नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने करियर के अंत में कहा। और तीसरा है, एक नेशनल अर्बन कमीशन, अर्बनाइजेशन कमीशन बनी थी, उसके वो वाइस चेयरमैन थे। जब चेयरमैन साहब बार बार नहीं आए मीटिंग के लिए, तो ऊब करके उन्होंने खुद ही उसका खाका बना डाला और लिख डाला उसका जो परिचय था। उसको लिखने के बाद फिर करीब 15-20 साल बाद उन्होंने उसका मूल्यांकन किया, वो जो कमीशन की रिपोर्ट थी। और उस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा था कि जब तक बाजार द्वारा शहर का फैलाव नहीं होगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। यानी कि निजीकरण, प्राइवेट इन्वेस्टर, बैंक, जब तक वो उस शहर को एक उत्पादक वस्तु नहीं बनाएंगे कि इसमें इतना पैसा डालेंगे तो उसमें से इतना पैसा निकलेगा, ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है, तब तक शहर रहने लायक नहीं बन सकता है। लेकिन 2015 में उन्होंने एक लेक्चर दिया था दिल्ली में आके, उसने कहा कि मैं गलत बोला था उस कमीशन की रिपोर्ट में, क्योंकि ये जो मार्केट वाला विकास दिखने को मिल रहा है, चाहे JNNURM में हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, उसने शहर का विकास नहीं किया। तो देखिए, एक इतनी महान हस्ती 15-20 साल में वो अपने ही अनुभव का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो क्या सबक दे रहे हैं कि ये मत सोचो कि सब जानते हो, बार बार उसको टटोलने की कोशिश करो और टटोल करके आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ एक शहर का, आप इसको गलत मत मानिए। मैं भोपाल शहर
के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये हर शहर की कहानी है, इसलिए शहरीकरण पे एक टिप्पणी है कि अगर ये भोपाल की कहानी है, अगर मैं नई दिल्ली की कहानी बताता तो शायद आपको इतनी चोट नहीं पहुंचती कि किसी और शहर की बता रहे हैं, लेकिन आपको आपकी शहर के बारे में बता रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप हैं, यहाँ शहर में रहते हैं, आपको शायद ज़्यादा मालूम होगा इस शहर के बारे में, तो आप मुझे चुनौती भी दे सकते हैं कि तुम कहाँ बाहर से आए हुए हो, क्या जानते हो, हम तुमको बताते हैं। तो आप ज़रूर बताइए, मैं ख़त्म कर लूँ उसके बाद। तो ये भोपाल शहर है। भोपाल के भूगोल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम की तरफ पहाड़ी इलाका है और पूरब की तरफ खेती युक्त ज़मीन है या जंगल। अब बुच साहब के कहने के मुताबिक किस ज़मीन को विकसित करना चाहिए शहर के लिए? जो खेती की ज़मीन है, जो जंगल की ज़मीन है, या जो पहाड़ी ज़मीन है? सोचिए ज़रा, किसकी कीमत कम है, किसकी कीमत ज़्यादा है, कौन सी उर्वरक है, कौन सी नहीं है, शहर को कहाँ फैलना चाहिए? ये सिर्फ प्लानर को सोचने के लिए नहीं है, ये नागरिक को सोचने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि शहर कैसे फैला और नियोजित ढंग से, ये भी नहीं कि अनियोजित ढंग से फैल गया। हर 15-20 साल शहर का एक प्लान बना है, योजना बनी, उस योजना के मुताबिक क्या हुआ ये उसकी कहानी है। ये पहली योजना बनी थी राजा भोज के ज़माने की। ये जो बड़ा तालाब है वो भी उस वक्त बना था 1110 के करीब, और उसी शहर तालाब के एक नोक पे पुराना शहर जो भोपाल का है वो बसा था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। जब मध्य प्रदेश की घोषणा हुई तब ये नक्शा बना कि उस पुराने शहर के दक्षिण में जो योजनाबद्ध शहर बनेगा प्रशासन के लिए, वो शहर दिख रहा है आपको, छोटा सा वो टीटी नगर मोटे तौर पे है। टीटी नगर को बनना था शुरुआत 1960 के करीब, और उसको 71 तक आते आते 11 साल में ये रूप लेना था। 1971 का एक नक्शा है सर्वे ऑफ इंडिया का, वो बताता है असल में शहर कितना फैल गया। वो सिर्फ टीटी नगर नहीं, ये पूरब में BHEL भी आ गया, और BHEL टीटी नगर से दुगना। तो आप किसको नियोजित कहेंगे और किसको अनियोजित कहेंगे? किसने किसको बनाया? तो 71 में जब आए तो इस शहर से डील कर रहे थे, तो बुच साहब ने दिखाया कि ये शहर वो बीच में जो ग्रे रंग का है वो मौजूदा शहर है, और 91 तक वो इतना फैलेगा जो काला आपको लाइन दिख रहा है। ये उनकी कल्पना थी उस नक्शे में। 1991 के बाद आप देखिए क्या शहर का फैलाव हुआ, किस दिशा में हुआ, कहाँ हुआ। ये 15 साल में बनना था। उसके बाद मूल्यांकन हुआ। आप ध्यान रखिए ये सब उसी स्केल पे है। छोटा शहर जो पुराना शहर है वो अभी भी बीच में आपको दिखेगा, लेकिन शहर का विस्तार होता जा रहा है और ये नियोजित ढंग से हो रहा है। और ये आपका नक्शा है 2031 तक शहर कहाँ कहाँ तक फैलेगा। और हर बार हमको देख सकते हैं, आप बाद में नक्शों को देख सकेंगे कि जो उन्होंने नियोजित ढंग से सोचा था कि 15 साल में होगा, उसके पहले ही शहर बढ़ जाता था। तो योजनाकार को सोचना चाहिए ना कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो वो क्यों हुआ। और अगर हम आगे की सोचेंगे
तो हम किसके बारे में सोचेंगे? ये बुद्ध साहब का सबक है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसमें किसी भी योजना को बनाने के लिए, मैं विधि के ऊपर आपको ले जा रहा हूँ, नियमों के ऊपर। किसी भी नई योजना को बनाने के पहले पुरानी योजनाओं का एक मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ, तभी ना हम सीख पाएंगे। आप सब लोग जो बैठे हुए हो विद्यार्थी, आपको हर साल ये देखना पड़ता है, एक लिखना नहीं पड़ता है इम्तिहान, उसी इम्तिहान के ऊपर फिर सोचते हैं कि अगले साल क्या होगा आपका, है ना, पिछले साल के मार्क्स के ऊपर। और जब आप उत्तीर्ण होगे यूनिवर्सिटी से जब नौकरी के लिए, तब भी आपको वो मार्कशीट लेके जानी पड़ती है। वैसे आजकल वो भी मोल भाव का बन गया है मामला, पढ़ाई का नहीं बना है, लेकिन लेके तो जाना पड़ता है ना। तो इसीलिए होता है रिव्यू, इसका नाम है रिव्यू। रिव्यू में क्या क्या चीज़ें आई वो देख लीजिएगा। ये है 1975 से 1994 के पीरियड में, 20 साल में, जिस ज़मीन का उपयोग होना चाहिए था अलग अलग उपयोगों के लिए, इस्तेमाल के लिए, कितना हो पाया, ये एक रिव्यू किया था। और आप देखेंगे कि लगभग 3/4 ज़मीन का उपयोग हुआ है। अगर कमर्शियल के लिए कहा था कि इतना उपयोगित होगा तो 3/4 हुआ है या 60% हुआ है। अगर रेजिडेंशियल के लिए कहा था कि इतना होगा तो वो लगभग 90% हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि 90% घर बन गए, इसका मतलब है 90% भूमि का उपयोग हुआ है। लेकिन ये तो देखना चाहिए था ना कि उस भूमि पे क्या बना। अगर उसको देखें, ये जो 2005 का प्लान है, हर प्लान में ये आता है, एक छोटी सी तालिका आती है, वो बताती है कि प्रस्तावित क्या था, जो पहला कॉलम है, और उसका स्टेटस क्या है। तो 2005 का जो टारगेट था वो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहला वाला है सब अर्बन सेंटर्स, कि शहर के फैलाव के साथ साथ कुछ केंद्र बनते हैं। बनने थे 4, एक भी नहीं बना। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नगर बनने थे 3 परिवहन के लिए, एक भी नहीं बना। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, और ये खास प्रावधान बना था क्योंकि भोपाल में जो गैस लीक हुई थी उससे कुछ अकल आई हुई होगी, तो जितने भी खतरनाक फैक्ट्रियां हैं उनके लिए ये एक इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला था, ये भी नहीं बना। सिर्फ पब्लिक सेमी पब्लिक के लिए एक जो प्रावधान था उसका कुछ हिस्सा बना, कुछ हिस्सा। तो अगर बना ही नहीं या कुछ बना तो योजना में कहीं ना कहीं तो कुछ खामी होगी। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए भी कोई कारण होगा, क्यों नहीं हुआ भाई। आपके यहाँ शायद भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपके यहाँ नगर पालिका है, कई इस प्रकार की इकाइयाँ हैं, उन्होंने काम किया नहीं किया, कुछ तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर पिछले 10 साल काम नहीं किया तो क्या उम्मीद है कि अगले 10 साल काम करेगी। तो इसका मूल्यांकन रिव्यू करना बहुत आवश्यक है। और ये चीज, इसका कभी मूल्यांकन नहीं होता है। ये क्या है? ये वो नियम कानून है जो कि योजना वाले नहीं है, लेकिन योजना को प्रभावित करते। जैसे कि इसमें 3 है जो अंडरलाइंड है, और ये 3 कानून है। एक कानून है पट्टा एक्ट, इसका नाम सुना होगा आपने कि सबको पट्टा मिलना चाहिए। दूसरा है 74वां संशोधन, जिसमें था जो जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनको प्लानिंग का हक मिलेगा ताकि अच्छा प्लान बने, ये एक कानून है। और तीसरा कानून जो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे बीच में है, एमपी मोहल्ला समिति। ये भी कानून बना था कि हर मोहल्ले की समिति बनेगी। मुझे मालूम नहीं भोपाल में हुआ है कि नहीं, इंदौर में कुछ हद तक हुआ है,
बाकी शहरों में नहीं हुआ है। लेकिन ये योजना का प्रारूप बनाने में मददगार होते हैं। तो क्या हुआ इनका? और बाकी जितनी है वो योजना से जुड़ी हुई नहीं है और वो कानून भी नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। वो क्या है? वो स्कीम्स हैं जो आजकल मिशन, यानी कि आप मिशन में क्या मतलब है? मिशन का मतलब है जान न मान मैं तेरा मेहमान, क्योंकि मेरा मिशन है, मुझको टारगेट जो है बांध के चलना है। और अगर डिक्लेयर हो गया कि मध्य प्रदेश स्कूलों में हमारा मिशन है कि 75% बच्चे पास हों, तो 75% तो पास होंगे ही किसी भी तरीके से। तो ये मिशन मोड पे काम करता है और ये सारे वो मिशन और इनको प्राथमिकता दी जाती है। इनका मूल्यांकन कभी नहीं होता है योजना बनाने के वक्त। दूसरा है कुछ सर्वे का काम करना पड़ता है। सर्वे मतलब क्या हुआ था, क्या मानक बना सकते हैं। मानक मतलब आप सर्वे करके पता करते हैं कि कितने लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी योजना में। मिसाल के तौर पे 1966 का जो सर्वे हुआ था 66 में, उसमें अगर देखें आप आंकड़े कि लोग किस वाहन को इस्तेमाल करते हैं, तो जिस वाहन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसी के हिसाब से प्लान बनना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जगह मिलनी चाहिए। तो इन्होंने 3 का सर्वे किया। एक तो गाड़ियों का, प्राइवेट कार, दूसरा ट्रक का जो माल ले जाते हैं, और तीसरा आखिर में जो है उस वक्त घोड़े, टांगों के खच्चर घोड़े होते थे, उनका सर्वे किया। और बीच में पैदल चलने वालों का जो लाल में है वो सर्वे। सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे उस वक्त किसकी थी? पैदल चलने वालों। आज तक एक ढंग का पेवमेंट पैदल चलने वालों के लिए भोपाल शहर में वो 1966 से लेकर आज तक नहीं बना है, और न ही कभी साइकिल वालों का सर्वे हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचिए, योजना बनाने के लिए अगर इस आंकड़े को आप माने, सबसे ज़्यादा रोजगार उन छोटी फैक्ट्रियों में जहाँ 1 से 10 लोग या 5 लोग कार्यरत हैं। तो छोटी छोटी फैक्ट्रियों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा निशाना उन्हीं के ऊपर है कि इनको बंद किया जाए। स्मार्ट सिटी में आपको छोटे इंडस्ट्री के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन स्मार्ट नहीं है। भाई स्मार्ट मतलब स्मार्ट लोग, अकल से स्मार्ट नहीं, दिखने में स्मार्ट। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं, ड्वेलिंग साइज, मकान कितनी बड़ी है। अच्छा, कभी पूछा नहीं कि कितनी बड़ी होनी चाहिए, पूछा कि कितना है। उसके मुताबिक भी आप देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या छोटे मकानों की है। 1 रूम 2 रूम 2 कमरे की मकान, और उनकी संख्या बढ़ती गई है। कच्चे मकान सबसे ज़्यादा थे, पक्के कम थे। सेमी पक्के जो है उनकी संख्या बढ़ती गई है। तो डिज़ाइन शहर किसके लिए हो, ये सर्वे बता रहा है। इसी के मुताबिक मानक होने चाहिए। अब आप ही सोच लीजिए कि शहर किसके लिए बन रहा है। पथिक के लिए बन रहा है, साइकिल वाले के लिए बन रहा है, 1 कमरे में रहने वाले के लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? यानी कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम इस्तेमाल होता है, उसके आधार में शहर बनता है। इसमें छिपी हुई एक चीज़ है जिसको प्लानिंग में लाते नहीं है, वो है हायरार्की ऑफ पीपल। प्लानिंग में कभी इसका जिक्र नहीं होता है। किसको आप ज़्यादा मान्यता देंगे,
पैदल चलने वाले को या गाड़ी चलाने वाले को। और मज़े की बात यह है कि हर गाड़ी में सवार व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, वो पैदल भी चलता है, क्योंकि गाड़ी आपको बेडरूम तक नहीं पहुंचा देगी, आपको पार्किंग तक पहुंचाएगी, फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा। मार्केट में भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो हर गाड़ी वाला पैदल चलने वाला भी है, लेकिन हर चलने वाला पैदल गाड़ी वाला नहीं है। तो इसमें हायरार्की ऑफ पीपल है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन कहाँ, इसको प्लानिंग में लाते नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप से वो वहाँ है। क्योंकि मानक किसके लिए? पानी आप कितना इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर वो शावर करते हैं सुबह तो पानी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप बाल्टी भर के इस्तेमाल करते हैं तो कुछ और इस्तेमाल करते हैं। तो मानक किसका बनेगा? शावर लेने वाले के लिए या बाल्टी वाले के लिए? अच्छा, सब लोग जाते हैं सुबह प्रातःकाल और फ्लश कर देते हैं, उनको लगता है ये गायब हो गया। ये गायब नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन आपकी नज़रों में से गायब हो गया तो वो अदृश्य है। लेकिन हर बार वो फ्लश जब आप चलाते हैं तो 25 लीटर पानी तो जा रहा है ना, 2 बार किया तो 50 लीटर, और कुछ लोग हैं जो 6-6 बार जाते हैं। तो विकसित आप किसको मानेंगे? जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है या कम इस्तेमाल करता है? सोचने लायक बात है, आप लोग सोचिए इसके बारे में, क्योंकि बुद्ध साहब यही कहते थे, सोचो। मैं उसी को फिर से दोबारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तीसरा है डिफरेंशियल नॉर्म, जो मानक बनते हैं। तो ये हमेशा रहा है कि सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना, नागरिक का काम है सुविधा ले करके उसके लिए पैसा देना। यह माना गया है। सरकार का काम क्या है, नागरिकों का काम क्या है। अब ये मानते थे कि ऊपर से पैसा डालोगे तो वो पूरे समाज में फैल जाएगा, क्योंकि सब लोग नागरिक हैं। तो हायरार्की ऑफ फंक्शन आपको यहाँ दिखेगा कि सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको मिल जाएगा। हायरार्की ऑफ पीपल यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये जब बात उठाई गई थी कि यहाँ पे लोगों का क्या हुआ, तो इन्होंने समाज को 3 श्रेणियों में बांट दिया, और ये आई ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये एक बहुत मज़ेदार थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि अमीरों को दोगे तो वो धीरे 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 फैल के गरीबों तक पहुंच जाएगा। है ना बड़ा सुंदर थ्योरी? क्योंकि आप तो अमीर बनने वाले हो, आप में से कौन गरीब बनने की ख्वाहिश रखता है? लेकिन आपको उम्मीद दिलाई जाएगी कि आपको जो मिलेगा वो धीरे धीरे फिल्टर डाउन, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन। ये रेत का एक ढेर है, तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं हायरार्की ऑफ पीपल आती है, लेकिन इसमें यही है, बड़े लोगों को देने से फिर जाके छोटों को मिलेगा। और ये है हायरार्की ऑफ प्लेस। इसको भी पहचाना जाता है। यानी कि क्या है इसका, वो उसमें क्या है हायरार्की ऑफ प्लेस में, वो ये है, बड़े शहर में डालोगे तो वो धीरे धीरे छोटे शहरों तक पहुंचेगा। इसको कहते हैं विकास की अवधारणा। विकास ऐसे ही होता है। ये इस तरह से विकास फैलता है। एक बीच में नोड होता है, नोड से विकास की तरंगे फैलती हैं। जैसे कि अगर तालाब में एक पत्थर फेंक दो तो तरंगे फैलने लगेंगी, उसी तरह से एक जगह पे पैसा फेंक दो तो वो तरंगे दूर दूर तक
फैलेंगी। लेकिन आप लोग तो उधर परिधि में नहीं रहना चाहते हो, आप तो वहीं आना चाहते हो ना जहाँ पे कोई पत्थर फेंक रहा है। लेकिन विश्वास ये है कि आपके यहाँ आने से विकास होगा। थ्योरी अच्छी है ना, मज़ेदार थ्योरी, कितनी आकर्षक है बताइए। अच्छा, ये भोपाल में अगर डालेंगे तो वो विदिशा, सागर, रायसेन, हर तरफ विकास होगा। तो भोपाल को स्मार्ट बना देंगे तो वही स्मार्टनेस इंदौर तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इंदौर पहले से ही स्मार्ट है, वहां पे पहले ही पत्थर फेंक चुके। तो दोनों तरंगे जब आके टकराएंगी तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। ये है पैटर्न कि आप बड़े शहर में डालो, बड़े वर्गों के सामने, बड़े वर्गों से वो नीचे वो फिल्टर ट्रिकल डाउन करेगा और फिर वहाँ से दूसरे शहरों में जाएगा और दूसरे शहरों में भी वो ट्रिकल डाउन करेगा। ये मोटे तौर पे विकास की थ्योरी है और इसी के आधार पे शहर की प्लानिंग होती है। हायरार्की ऑफ फंक्शन, हायरार्की ऑफ प्लेस, और उसमें छुपा हुआ है हायरार्की ऑफ पीपल, और इसी तरह से प्लानिंग होती है। ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी सरल ढंग से। अब इसमें हमने सवाल पूछना शुरू किया कि ऊपर से ये पैसा आता कहाँ से। पूरी तस्वीर क्लियर नहीं है जब तक आप ये ना पूछोगे कि वो ऊपर पैसा आया कहाँ से। और हमारी थ्योरी है कि वो जो ट्रिकल डाउन करके गया था वही वापस आया है। तो ये ट्रिकल डाउन है या बॉटम अप है? बॉटम अप करते हैं ना, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है जब आप सवाल पूछते। और जो ऊपर आता है वो फिर कुछ तो निवेशक ले जाता है, जिसने पैसा डाला है उसको मुनाफा चाहिए, और कुछ वापस शहर में आता है, वो फिर वही बड़े लोगों के पास आता है, फिर वहाँ से फिल्टर डाउन करके, ट्रिकल डाउन करके, फिर वो बॉटम अप से एब्जॉर्ब अप करेगा। अब हम उसका एक विकल्प आपके सामने रखना चाहते हैं। ये एक थ्योरी है, समझ लीजिए, मान लीजिए, आप स्वीकार करें या ना करें ये आपके ऊपर है। सोचने के लिए कुछ मसाला आपके सामने छोड़ रहा हूँ, और वो ये है कि ये भोपाल के शहर में जो पीले पीले आकार दिख रहे हैं वो है भोपाल के, जिनको कहते हैं मलिन बस्ती। बस्ती नहीं, मलिन बस्ती। मलिन बस्ती मतलब गंदगी वहाँ है, आपके घरों में नहीं है। तो इसलिए अगर वो आपकी थ्योरी सही है तो आपके घरों में सफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो मल ही नहीं। मल होता तभी ना मलिन बस्ती कहलाती। तो जिसके यहाँ मल है वो मलिन बस्ती है। इस मलिन बस्ती में असल में क्यों वो मलिन है? क्योंकि वहाँ पे शहर का लेबर रहता है जो शहर को साफ रखता है, तो उसको साफ रखने के लिए लेबर चाहिए। हम कह रहे हैं शायद एक लेबर यूज प्लान की ज़रूरत है। इतने दिनों लैंड यूज प्लान की बात हुई, शायद एक लेबर यूज प्लान की ज़रूरत। लेबर यूज प्लान मतलब क्या? इन बस्तियों के इर्द गिर्द आप 1 किलोमीटर के व्यास का, अर्ध व्यास का एक सर्कल बना दीजिए। इसका मतलब है लेबर पैदल जा सकती है। 1 किलोमीटर का फासला माना जाता है कि पैदल चलने में गर्मी में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इस बस्ती को शहर की परिधि में कर दी, लेबर फिर चल के नहीं आ सकता, फिर लेबर को बस की ज़रूरत होगी या लेबर को शेयर्ड ऑटो की ज़रूरत होगी। तो आप एनर्जी यूज़ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो इस प्लानिंग एरिया, इसको हम प्रस्ताव रख रहा हूँ, बस्ती के इर्द गिर्द उसको एक 1 किलोमीटर का प्लानिंग एरिया बना दें।
74वें संशोधन के मुताबिक उस प्लानिंग एरिया की प्लानिंग वो बस्ती करे। काम कहाँ होगा, पानी कहाँ से आएगा, मल कहाँ जाएगा, पैदल चलने वाले के लिए, साइकिल चलने वाले के लिए सड़क कहाँ होगी, कहाँ पे गाड़ियों को रोका जाएगा, कहाँ पे बगीचा बनेगा, कहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगी, उनको तय करने का हक है 74वें संशोधन में। तो क्यों नहीं उस हक का इस्तेमाल करने देते? और अगर ये करेंगे तो उसके फायदे देखिए, हर चीज में फायदा है उन लोगों के लिए। और अगर उनके लिए फायदा है तो अगर आप पैदल चल के शॉपिंग कर सकते हैं तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पैदल चल के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचिए जरा, शहर कैसे होना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेके एक आखिरी सवाल पे कि क्या गरीब लोग सही में शहर की प्लानिंग कर सकते हैं, उसके कई उदाहरण हैं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख देता हूं और उसके बाद मैं समाप्त कर देता हूं। एक उदाहरण है, एक बम्बई की बस्ती में हम काम कर रहे थे। तो जैसे कि अक्सर होता है, मध्यम वर्ग का आदमी जब मलिन बस्ती में जाता है तो उसको सबसे पहले अपनी नाक बंद करनी पड़ती। क्यों? हमको आदत नहीं है सूंघने की। अपने ही टट्टी को नहीं सूंघ पाते तो दूसरों का क्या सूंघें। और चूंकि नहीं है, सबसे पहले हम जाके सोचते हैं यहाँ पे सफाई की जरूरत। तो हमको भी यही लगा, ताज़ा ताज़ा इंजीनियर थे, कि इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, बनाओ शौचालय। ये स्वच्छ भारत के 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। बनाया शौचालय। जब वो शौचालय बना रहे थे तो महिलाएं गुजर रही थी, उन्होंने देखा ये गड्ढा खोद रहे हैं। पूछे क्यों खोद रहे हो? हमने कहा कि ये टट्टी करने के लिए। बोले गड्ढे में टट्टी करते हैं? अच्छा। फिर कुछ दिन बाद देखा कि उसके ऊपर सीमेंट का प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो बोले गड्ढे का क्या हुआ? तो हमने कहा इसी में करना पड़ेगा। तो बोले तो इस छेद में करना पड़ेगा। कहाँ? फिर उसमें वो पैन भरा, पैन का छेद और छोटा। बोले निशाना तुम लोग और साधते जा रहे हो। फिर कहा यहाँ अटक जाएगा तो क्या करेंगे? तो हमने कहा भी पानी। बोले पानी कहाँ से आएगा? बस्ती में पीने का पानी नहीं है, इसके लिए पानी कौन देगा? फिर आखिर में उन्होंने पूछा अच्छा ये कमरा भी बन गया। हमने तो पहली बार सुना है कि कमरे के अंदर टट्टी करते हैं। हमारा कमरा तो रहने के लिए, कमरा भी बन गया, बल्ब भी लग गई, बिजली कहाँ है ये नहीं मालूम। लेकिन एक बहुत मार्के का सवाल पूछा उन्होंने पूछा ये टट्टी जाएगी कहाँ? इसको तो कहीं ना कहीं जाना है ना। तो हमने कहा बगल में सड़क के एक सीवर लाइन है, उसमें ये जोड़ दें। अब 1970 की बात है, उसमें गरीब लोग पूछे सीवर क्या होता है? तो हमने समझाया। बोले अच्छा गटर की बात कर रहे हो? गटर बोलो ना। हाँ गटर में जाएगा। और गटर से कहाँ जाएगा? समुंदर में जाएगा। तो बोले समुंदर गंदा नहीं होगा? हमने कहा ये तो बात सही है। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने अपने सोच के मुताबिक किया है, हमारे सोच के मुताबिक आओ। वो हमको बस्ती के पीछे ले गए, बिल्कुल आखिर में। वहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट था। उन्होंने कहा ये हमारे हगने की जगह है। पहली बात। दूसरी बात, यह पूरी बस्ती से सुरक्षित है, महिलाएं यहाँ पे आराम से जा सकती। तुम लोगों ने शौचालय बनाया है सड़क के बगल में, सारे मवाली गुंडे वहीं पे इकट्ठा होते। ये शौचालय बनाने की जगह नहीं है, ये है, सुरक्षित है। हर बस्ती के आदमी का नजर है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, सुरक्षित है। इसको थ्योरी में कहते हैं आईज ऑन द रोड। सीसीटीवी नहीं, आईज। फिर उन्होंने कहा
सफाई की बात करते हो, तुम्हारा सीवर है, हमारा सूअर है। और वो साइकिल पूरा हो गया, सूअर को बाद लोग खाते भी हैं। तो उनका एक, अब उनकी तकनीकी समस्या उन्होंने हमारे सामने रखी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं जैसे ही हम जाते तो सूअर भी आ जाता है, कि उसके खाने का टाइम आ गया। अब कौन सी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम भी रह सके, सूअर भी रह सके? तकनीकी उपाय बताओ। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट हैं, वो इसके ऊपर सोचे। ये तकनीकी समस्या है, इसका हल क्या है? लोग प्लान कर सकते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देके मैं समाप्त करता हूँ, वो और भी मज़ेदार उदाहरण। वो एक खदान का एरिया है, वहाँ पर टाउनशिप बनी हुई है। वहाँ उस जो मज़दूर हैं उनके बच्चे हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बीमारी, पेट की बीमारी बहुत होती है, क्या किया जाए? तो हमने कहा कि अगर बीमारी है तो पहले बीमारी की जड़ पकड़ो। कहाँ से आती बीमारी? पेट की बीमारी का मतलब है कहीं ना कहीं पानी गंदा है, आम बात है। तो बोले कैसे पता करें? तो कहा कि पानी का सोर्स बताओ, कहाँ से पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कैसे करें? हमने कहा सर्वे कर लो। ये बात उनको भागी। उन्होंने कहा कि घर घर जाके हम सवाल पूछ सकते हैं कि पानी कहाँ से है। तो 300 का घर का उन्होंने सर्वे किया, 1000 घर थे, 300 का उन्होंने सर्वे कर दिया। हर तीसरे घर पूछा कि क्या क्या बीमारियां हुई हैं पिछले 1 महीने में, कितनी बीमारी हुई है, पानी का स्रोत का है। पता चला कि जो कुएं से पानी पी रहे थे उनको बीमारी नहीं थी, कंपनी का जो सप्लाई था वो पानी जो पी रहे थे वहाँ पे बीमारी थी। और वो भी दफाई में, दफाई यानी कि मजदूर कॉलोनी में, ऑफिसर कॉलोनी में नहीं। अब मज़े की बात है, वही पानी ऑफिसर को भी जा रहा है, लेबर को जा रहा है, लेबर बीमार पड़ रहा है, ऑफिसर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ऑफिसर के पेट में कोई फिल्टर होगा, कुछ तो होगा। तो क्या मामला है? तो वो हमें ले गए वहाँ का एक जो वाटर सप्लाई प्लांट था। क्या होता है दफाई में, ये खदान में, खदान होता है कुआं, कोयले का खदान खास तौर से खोदते हैं तो जितना गहरा जाएंगे उतना पानी आएगा। उस पानी को पंप किए बिना आप कोयला नहीं निकाल सकते। तो वो पानी पंप करके बाहर निकालते हैं, उसी को वाटर सप्लाई में डालते हैं, वही वाटर सप्लाई आता है। शिफ्ट होती है 1 घंटे, 8 घंटे की। 8 घंटे की टट्टी पेशाब तो लगेगी ना, नीचे कोई टॉयलेट नहीं है। तो वही पानी वापस आता है प्लांट में। प्लांट में 3 अंग होते हैं। एक अंग है फिटकरी डालने वाला, फिटकरी डालो तो पानी में मल जो है वो बैठ जाता है। दूसरा है फिल्टर, वो उस मल को छान देता है। और तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाल दो तो कीड़े मर गए। ऑपरेटर जो है उसको महीने भर का सप्लाई मिलता है, वो क्या करता है, महीने भर की सप्लाई 1 दिन डाल दी। और रोज कौन आए डालने? तो आप सोच सकते हैं उस पानी का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बाद भी जो सप्लाई लाइन है उसमें पता चला वो प्लांट बना था 25 साल पहले, आबादी हो गई है दुगनी। तो एक टी लगा दिया, टी लगा के एक जो फिल्टर में जाता है और ब्लीचिंग पाउडर में जाता है वो जाता है ऑफिसर कॉलोनी, दूसरा जाता है दफाई में लेबर कॉलोनी। तो बात समझ में आ गई कि बीमारी क्यों होती है और उसका इलाज क्या है।
इलाज है कि मजदूर कहे कि ये पानी हमको साफ मिलना चाहिए, तभी बीमारी दूर होगी। अब ये कौन काम करेगा? तो उन्होंने कहा यूनियन करेगी। यूनियन के पास गए, लीडर के पास। उसने कहा क्या मुझे उल्लू समझते हो? ये मेरा काम है, मेरा काम है तनख्वाह बढ़ाना। पीने के पानी को लेके यूनियन का कोई नहीं लेना देना। उसने डांट दिया बच्चों को। तो फिर बच्चों ने एक प्रदर्शनी की दफाई के अंदर, जो साप्ताहिक लगता है, वहाँ पे लगा दिया पोस्टर। ये जो सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की थी पोस्टर में चिपका दिया, रखा था एक दिन के लिए। बाद में हमने पूछा क्या हुआ, बोले कि लोग आए, देखा, और जब हम शाम को उतारने लगे थे तो महिलाओं ने आके किया रहने दो, हम और को ले आएंगे, सब देखेंगे। तब सबको बात में समझ में आई। तो एक हफ्ते वो प्रदर्शनी रही। उसकी वजह से यूनियन पे दबाव पड़ा। यूनियन ने जाके टाउन प्लानिंग वालों से कहा कि इसको ठीक करिए। उसके बाद वो जाके ठीक हुआ है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है। कर सकते हैं। और आखिर में एक मिश्र जी की बहुत अच्छी कविता है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि उन्होंने एक ज़माने में क्या लिखा था। कलम अपनी साध, और ये आप जैसे लोगों के लिए है। कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एक आध, लेकिन ठीक कहना पड़ेगा, अच्छी बात कहनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो ऊपर वाला चाहता है वो आपने कह डाला। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। बोलने की भाषा और लिखने की भाषा फर्क नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। बताइए, इतने साल पहले भवानी बाबू ने ये कविता लिखी थी और वो आज भी नायाब है। चीज ऐसी दे कि जिसका स्वाद सिर चढ़ जाए, बीज ऐसी बो कि जिसकी बेल बन बढ़ जाए। पेड़ मत पैदा कर गति तीर की अपना, पाप को हर कर लक्ष्य कर दे झूठ को सपना। तू जिसे छू दे दिशा कल्याण हो उसकी, तू जिसे गा दे सदा वरदान हो उसकी। मेरा वक्त समाप्त हो गया। अब आप लोगों का वक्त है। आपको टीका टिप्पणी हंसी मजाक जो करना हो करिए। बिस्मिल्लाह खान की बात वो मैं दोहरा देता हूँ, जो कम बोलता है वो अक्लमंद होता है। नमस्कार। पहली टिप्पणी तो ये है कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मेरा काम है आप में सवाल जागरूक करना। अगर आप सवाल पूछने लगेंगे, आपको बेचैनी होगी, तो आप उसका जवाब खुद ढूंढेंगे, है ना। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप बेचैन हो रही हैं। I want to increase the unhappiness index.
तभी लोग सवाल पूछेंगे, नहीं तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। दूसरी बात जो इसमें आ रही है वो हम क्या करें, है ना। मेरे नज़रिए से क्या कर सकता हूँ मैं इको सिटी बनाने के लिए, माइग्रेशन के लिए, एविक्शन के लिए, गाड़ी चलाने में रोना आता है उसके लिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि यहीं पे हायरार्की ऑफ पीपल है। किसका नज़रिया? आपने कहा नज़रिया प्रकृति की तरफ से, आर्किटेक्चर की तरफ से, वो नज़रिया असल में है नहीं। नज़रिया उस व्यक्ति का है, किस नज़र से वो देख रहा है। एक ही चीज़ को दो अलग अलग तबकों के लोग अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं किसके नज़रिए से देख रहा हूँ, इस तबके के या उस तबके के। एक बात मैं आपसे कह दूं, जब गाड़ी वाला जाम होता है ना, पैदल चलने वाला बड़ा खुश होता है कि इनको पता चल गया, नहीं तो इनको क्या पता चलता था। और प्लानर पैदल नहीं चलता है, प्लानर तो शोफर ड्रिवन गाड़ी में चलता है। तो वो किस नज़रिए से देखेगा? उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, उसमें आपको शायद मज़ा आए, ख़ास तौर से ये भोपाल के मामले में भोज थे या गोंड थे या कौन थे। देखिए ये सब अधिकृत स्रोत है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। आप कहेंगे कि ये किसी और का था, मैं खुशी से स्वीकारूंगा और कहूँगा स्रोत आप थे, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ये सवाल उठेगा कि किस नज़रिए से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शहडोल ज़िले में एक पाठ का इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे हम लोग ऐसे घूमते घूमते चले गए। मैं पंप मरम्मत करता था, तो पंप मरम्मत की खोज में निकलता था, तो कई गांवों में इसी तरह से पहुँच गया। इस गांव में पुराने एक गौंटिया थे, तो पंप मरम्मत करने में रात हो गई, तो उन्होंने कहा कि रात को रुक जाएं। भैया जी, तो हम रुक गए। उससे पूछा कि बाबा आपको आज़ादी के बारे में मालूम है? तो बोले हाँ मालूम है। तो हमने पूछा कि आज़ादी के बारे में आपको क्या याद है? पुराने थे, उम्रदराज। उन्होंने कहा एक डोंगरी रईस ओखर उपा गांधी बाबा के कुटिया, एक दिन नथु गौड़ जाए रईस, नाम जरा मार्क कीजिए, नथु गौड़ जाए रईस, वह गोली दाग दीस, गांधी बाबा फौत हो गए, हम आजाद हो गए। देखिए ये नजरिया का सवाल है, बहुत सरल कहानी है। फौत मतलब खत्म हो गए, तो गांधी बाबा फौत हो गए, हम आज़ाद हो गए। तो इसमें आज़ाद किसको कहते हैं, कौन आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ, क्या वजह थी, सारी बातें इसमें छिपी हुई हैं। और ये जितने भी सवाल हैं कि लेबर यूज़ अगर ऐसे करेंगे तो उसके ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, बाघ का घर हमने छीन लिया तो उसका क्या होगा, ये तय करने वाला जब तक गाड़ी में बैठा है, जब तक कॉलोनी में अपना गेटेड कॉलोनी में रह रहा है, तो उसको सताएंगे एक तरह से, बाघ को दूसरी तरह से सताएंगे, और हमेशा एक अंतर्द्वंद होगा, या तो आप बाघ को मारेंगे या बाघ आपको मारेगा। साफ बात है, घर आपका वो उसका आप छीन रहे हो, उसने तो अपना घर नहीं छीना। प्रकृति का आप अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो आज नहीं तो कल प्रकृति उसका बदला लेगी, साफ बात है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई है, बड़ी ज़रूरत है। अच्छा बताइए, किसने यहाँ पे कहा था कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री चाहिए? किसी ने कहा था? खतरनाक जहर बनाने वाली फैक्ट्री कौन चाहता है? बन गई। खुश कौन था? कार्बाइड। खूब पैसे बने। तो नजरिए का सवाल। और मैं बार बार इसी बात को आपके सामने रख रहा हूं कि जब भी आप अपना प्रोफेशनल काम करेंगे, चाहे आर्किटेक्ट के रूप में, चाहे मैनेजमेंट के रूप में, चाहे इंजीनियर के रूप में, आपको ये सवाल का सामना करना पड़ेगा, आप किसके लिए काम कर रहे हो और क्यों काम कर रहे हो। ये सताएगा। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि ये सवाल आपको आजीवन सताता रहे, तभी आप इसका कुछ जवाब ढूंढ पाएंगे। और माइग्रेशन की बात, ये भी बहुत मज़े की बात है, इससे मैं समाप्त करता हूँ। माइग्रेशन को किस नज़रिए से देखा जाता है? माइग्रेंट के नज़रिए से या प्लानर के नज़रिए से? प्लानर के नज़रिए से देखेंगे तो 1990 में प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी है, 90, जब ग्लोबलाइजेशन शुरुआत हुई। उस स्टडी में लिखा है कि जब एक कारीगर को आप गांव से शहर में लाते हो, उस कारीगर की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाती। 4 गुना। ये नहीं कहा था कि उसका वेतन 4 गुना बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाती। तो माइग्रेशन तो होगा ही अगर इस नज़रिए से देखोगे। रिवर्स माइग्रेशन असल में उनका नज़रिया नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन माइग्रेंट का नज़रिया है। वो बोला कि ये जगह रहने लायक नहीं है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं 1000 किलोमीटर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ये उसका फैसला है। तो आप किसके नज़रिए से माइग्रेशन को देख रहे हैं, ये आपके लिए सवाल होना चाहिए। उम्मीद है कि इस छोटे से, अब मुझे ये बात नई बात सीखने को मिली कि ये राजा भोज कौन थे, तो इसका भी अब मैं अगले बात में इसका उपयोग करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल पूछते रहेंगे, और कृपा करके आप वीसी साहब से भी पूछा करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेरे ख्याल से सवाल का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीएचएससी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रदीप नंदी साहब से गुजारिश है कि वो हमारे दोनों अतिथियों को बुच साहब की पुस्तकें भेंट करें।